हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूको बैंक का एक छोटा सा एक एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूको बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट 13 मई को आने वाले हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक हमें प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, आरबीआई ने इस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया गया था। तो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर करने की रीज़न थी, बैंक कंटिन्यूसली बैंक के एनपीए कम हो रहे थे और बैंक का प्रॉफिट था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो बैंक का जो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आना एक बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली स्टॉक ने क्या किया, अंडर परफॉर्म किया है। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर एक रीज़न है। दूसरी बात, जो एफआईएस का जो सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में, वो भी एक रीज़न है। तीसरी बात ये है कि रुपीज़ का डिफ्रीशिएट होना, ये भी एक रीज़न है स्टॉक के जो प्राइस है वो जो नीचे जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो अगर रुपीज़ डिप्रिशिएट हो और रशिया यूक्रेन वॉर की अनसर्टिनिटी और भी बनी रहे, तो स्टॉक का प्राइस और भी नीचे जाने के चांसेस है। पर लेकिन दोस्तों, अगर इतने सारे डिस्काउंट पे अगर ये स्टॉक का प्राइस हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा कुछ क्वांटिटीज़ क्या कर सकते हैं, हम इसको बाय कर सकते हैं। तो उसके पहले आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर और आप कितने रुपीज़ को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये कैलकुलेट कीजिए, और फिर उसके बाद ही इसमें क्या कीजिए, निवेश कीजिए, ना कि इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, इस साल देखा जाए तो अगर एक साल के लिए अगर इस स्टॉक को अगर हम होल्ड करते हैं, तो एक साल के लिए अगर 10 to 20% के रिटर्न्स हमें डेफिनेटली स्टॉक से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरा जो रिस्क है, मैं 100 क्वांटिटीज़ स्टॉक्स को एक साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो इस प्राइस के ऊपर भी मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इसको क्या करूँगा, बाय करूँगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था, आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ही स्टॉक में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो उसके बाद हम कंपनीज़ के जो फाइनेंशियल से वो देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर से स्टॉक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी होती है, बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाने के चांसेस है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम स्क्रीनर पे ऊपर आ चुके हैं। तो स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जाकर इसको चेक कीजिए, ताकि छोटे से पार्ट में हम इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा हूँ। तो देखिए, बैंक का जो एनपीएज है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे यहाँ पर ग्रॉस एनपीए की सिचुएशन देखिए, 9.80, 9.59, 9.37, 8% तक आ चुके। और जो पिछला लास्ट क्वार्टर था, वहाँ पर देखिए बैंक का जो एनपीए है वो 8%, और जो नेट एनपीए 2.81% पे था। तो कंटिन्यूसली बैंक एनपीए कम हो रहे, इसीलिए ये जो आरबीआई ने क्या किया था, इस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया था। जो काफ़ी सारे बैंक का क्या हुआ था, जो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर चले गए थे, उनका क्या किया था, मर्जर किया था। पर लेकिन ये बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में होने की वजह से इस बैंक का किसी भी बड़े बैंक के साथ क्या हो चुका है था, मर्जर नहीं हो सकता। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस बैंक का किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर करके एक अच्छे सा हमें रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। दूसरी बात, जो कंटिन्यूसली स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 to 20% के रिटर्न आने वाले दिनों में हमें मिल सकते हैं। थर्ड थिंग मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी बजट आता है, तो पीएसयू बैंक में एक छोटी सी एक रैली हमें देखने को मिलती है, एक तो बजट के पहले या फिर बजट के बाद। उसका रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे फंड क्या किया जाता है, पीएसयू बैंक को अलॉट किया जाता है, ताकि उनकी कंडीशन सुधार सके। तो हो सकता है अगर इस स्टॉक को अगर हम एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म में 10 to 20% के रिटर्न्स हमें डेफिनेटली स्टॉक से मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं चलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यूसली बैंक का जो होता है वो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। अगर हम देखें मार्च 2020 से कंटिन्यूसली बैंक क्या हो चुका है, प्रॉफिटेबल बनते जा रहा है। 17 करोड़, 21 करोड़, 30 करोड़, फिर उसके बाद 35, 80, 102 और 205 करोड़ के जो सितंबर क्वार्टर था, और दिसंबर में तो 310 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बैंक ने क्या किया था, डिक्लेयर किया था। तो अगर ईयर ऑन ईयर, अगर हम ईयर ऑन ईयर इस बैंक के स्टॉक का प्राइस को अगर हम चेक करते, तो आपको पता चलेगा कि बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको पता चलेगा कि बैंक पिछले साल मार्च 21 में एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी था, पर लेकिन पिछले
कई 3 साल का अगर हम डेटा देखते 2018, 2019 और 2020 में बैंक कंटिन्यूसली लॉस डिक्लेयर किए थे। तो इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं। एक तो इस बैंक का मर्जर हो सकता है आने वाले दिनों में। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो हमें स्टॉक के प्राइस में अच्छे खासे ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस है, ना कि नीचे के। पर लेकिन हो सकता है अगर रशिया यूक्रेन का वॉर अनसर्टिनिटी आती है तो और भी थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस नीचे सकता है। पर लेकिन ज़्यादातर हमें इस स्टॉक्स के बारे में रिवॉर्ड्स ही क्या होता है, फेवर में लग रहा है। स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हमें यहाँ पर लगते हैं। तो दोस्तों आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके ही किसी भी इस तरह के स्टॉक्स में निवेश कीजिए, ना कि इस वीडियो को देखकर। अब दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।